बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आज से हम फार्माकोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम जनरल फार्माकोलॉजी को पढ़ते हैं और इसके बाद हम सिस्टमिक फार्माकोलॉजी भी आते हैं। तो जनरल फार्माकोलॉजी में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले नंबर पे आते हैं फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी मतलब हम पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी, तो ये तो जानना ज़रूरी है कि फार्माकोलॉजी किसे कहते हैं। तो फार्माकोलॉजी का मतलब है इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन लिविंग सिस्टम। मतलब ड्रग का इफेक्ट क्या है लिविंग सिस्टम पे। यहाँ पे एक बात ये क्लियर होनी चाहिए कि मतलब यहाँ पे हम सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ड्रग का इफेक्ट पड़ती है, नॉन लिविंग पे हम नहीं पड़ती। तो एक बात तो यहाँ से क्लियर हो जाती है कि मतलब हम लिविंग सिस्टम पे ड्रग का इफेक्ट पड़ते पड़ते हैं, तो इसमें इसको हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। और फार्माकोलॉजी को फिर हमने मज़ीद 2 ब्रांचेज़ में डिवाइड किए हुए हैं। एक हमारे पास है फार्माकोडायनामिक्स और दूसरा है फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोडायनामिक्स का मतलब ये है कि ड्रग का इफ़ेक्ट क्या है हमारी बॉडी पे, व्हाट द ड्रग डज़ टू द बॉडी। मतलब ड्रग क्या करते हैं हमारी बॉडी पे। हम ड्रग खाते हैं, ड्रग का इसमें जब हम ड्रग खा लेते हैं तो इसका हमारे पास मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है और इसके बाद इसका हमारे पास एडवर्स इफ़ेक्ट क्या है। तो इन सब को हम फार्माकोडायनामिक्स में पढ़ते हैं। इसके बाद है फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब ये है कि व्हाट द बॉडी डज़ टू द ड्रग। मतलब जब हम ड्रग खाते हैं तो बॉडी में किस तरह चेंजेस आते हैं जो कि इन ड्रग्स को वो ट्रीट करता है। तो इसमें बॉडी क्या करता है, बॉडी इसके ड्रग के खिलाफ या एब्जॉर्प्शन करते हैं। मतलब हम जब ड्रग खाते हैं तो कुछ ड्रग्स होती है जिनकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है, कुछ की कम होती है। तो ये हमारे पास बॉडी का रिस्पॉन्स है। तो हम कहते हैं कि व्हाट द बॉडी डज़ टू द ड्रग। इसका मतलब फार्माकोकाइनेटिक्स है। इसमें हमारे पास एब्जॉर्प्शन आता है, इसमें हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन आता है और इसमें हमारे पास मेटाबॉलिज्म आता है और एक्सक्रीशन आता है। तो इन सब को हम फार्माकोकाइनेटिक्स में पढ़ते हैं। फिर हमारे पास आता है एक और टर्म क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। हमने फार्माकोलॉजी पढ़ लिया कि इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन लिविंग सिस्टम, लेकिन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में इफेक्ट एंड यूज ऑफ ड्रग इन ह्यूमन स्पेशली इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। मतलब हम जो प्रैक्टिकली ड्रग को यूज़ करते हैं और उसको इसकी इफेक्ट को हम देखते हैं तो इसको हम क्लिनिकल फार्माकोलॉजी कहते हैं। मतलब क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम जब ड्रग को यूज़ करते हैं तो इसको हम क्लिनिकल फार्माकोलॉजी कहते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आता है फार्मेसी। फार्मेसी ये एक हेल्थ प्रोफेशन है, ठीक है। फार्मेसी हमारे पास हेल्थ प्रोफेशन है जिसमें हम मुख्तलिफ ड्रग की प्रिपरेशन पढ़ते हैं, इसकी प्रिजर्वेशन। मतलब ड्रग जब हम प्रिपेयर करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि बस हम इसको स्टोर करते हैं, लेकिन स्टोरेज के लिए इसको खास टेम्परेचर चाहिए और इन टेम्परेचर पे ये प्रिजर्व रहते हैं। मतलब ये अपना काम उस वक्त करता है, लेकिन जब हम टेम्परेचर उसके लिए अवेलेबल ना करें तो फिर ये अपना इफेक्ट छोड़ देता है। तो इसलिए हम फार्मेसी में ड्रग की प्रिपरेशन पढ़ते हैं, इसकी प्रिजर्वेशन पढ़ते हैं और इसी तरह इसकी हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन पढ़ते हैं। मतलब कौन से ड्रग को हम किधर यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास फार्मेसी में आती हैं। फिर हमारे पास है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी का मतलब है ट्रीटमेंट ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज़ और मेलिग्नेंसी। इन्फेक्शियस डिजीज़ का मतलब है कि वो डिजीज़ जो कि स्प्रेड होते हैं, डिजीज़ हमारे पास जो स्प्रेड होते हैं, इसके ट्रीटमेंट के लिए हम कीमोथेरेपी यूज़ करते हैं या इसको हम कीमोथेरेपी कहते हैं। स्प्रेड मतलब जो हमारे पास इसका एग्जांपल है एचआईवी। एचआईवी में क्या होता है, एचआईवी हमारे पास पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होता है, पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होता है। तो ये हमारे पास इन्फेक्शियस डिजीज़ में आते हैं। फिर हमारे पास मेलिग्नेंसी। मेलिग्नेंसी में क्या आता है, मेलिग्नेंसी में हमारे पास अनकंट्रोल्ड सेल मास। अनकंट्रोल्ड सेल मास या हमारे पास जो अनवांटेड सेल ग्रोथ होती है या अनकंट्रोल्ड सेल मास होती है, जिन डिजीज़ में अनकंट्रोल्ड सेल मास बन जाते हैं ना, तो उसको हम मेलिग्नेंसी कहते हैं। तो इनको मेलिग्नेंसी और इन्फेक्शियस डिजीज़ की ट्रीटमेंट को हम कीमोथेरेपी कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आता है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी में हम पॉइजन्स को पढ़ते हैं। अब पॉइजन्स की एक्शन को हम पढ़ते हैं इसमें, पॉइजन्स की एक्शन, इसी तरह इसकी डिटेक्शन को हम पढ़ते हैं कि मतलब इसको हम किस तरह डिटेक्ट करते हैं कि मतलब ये पॉइजन कौन सा पॉइजन्स है, क्योंकि हर पॉइजन्स की अपनी सिम्टम्स है, अपनी एडवर्स इफेक्ट है, हमारी बॉडी पे उसका अपना इफेक्ट्स है। तो इसलिए हम उसकी एक्शन को पढ़ते हैं इसमें, इसकी डिटेक्शन को हम पढ़ते हैं और साथ में इसको हम किस तरह ट्रीट करते हैं, इसकी ट्रीटमेंट को हम पढ़ते हैं।
टॉक्सिकोलॉजी में, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं ड्रग्स के। ड्रग्स है क्या? ड्रग्स हमारे पास हर वो सब्सटेंस जो कि हम यूज़ करें और वो जो यूज़ करने वाला है इसको रिसिपिएंट कहते हैं। तो जब वो यूज़ करी इसकी फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल जो स्टेट्स है उसको चेंज करी तो इसको हम ड्रग्स कहते हैं। मतलब हर वो चीज़ जो हम यूज़ करें बॉडी पे और वो फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल स्टेट को अल्टर करी या मॉडिफाई करी तो इसको हम ड्रग्स कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं ऑर्फन ड्रग्स। ऑर्फन ड्रग्स का मतलब क्या है कि मतलब ये हम वो ड्रग्स होते हैं जो कि हम रियर डिजीज़ या कंडीशन के लिए यूज़ करते हैं। अब रियर डिजीज़ का मतलब क्या है? रियर डिजीज़ का मतलब ये है कि वो डिजीज़ जो कि बहुत कम लगते हैं। मतलब अगर हम कहें कि एक डिज़ीज़ है जो कि 10,000 लोगों में से किसी एक को लग जाए तो फिर हम कहते हैं कि ये रियर डिज़ीज़ है। तो इसी तरह डिज़ीज़ है जो कि रियर डिज़ीज़ कहते हैं इसको। तो हमारे पास हर वो डिज़ीज़ जो कि रेयर हो इसकी ट्रीटमेंट के लिए जो हम ड्रग यूज़ करते हैं इसको ऑर्फन ड्रग्स कहते हैं। एग्ज़ाम्पल हमारे पास है डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। डिजॉक्सिन हमारे पास एक मेडिसिन है जो कि हम यूज़ करते हैं जब हार्ट फेलियर हो या एट्रियल फिब्रिलेशन हो। हार्ट फेलियर में या एट्रियल फिब्रिलेशन में हम डिजॉक्सिन को यूज़ करते हैं। लेकिन डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी ये हमारे पास एक कंडीशंस होती है जिसमें डिजॉक्सिन की ओवरडोज़ हम करते हैं तो ये डिजॉक्सिन एक्युमुलेट होते हैं हमारे हार्ट पे। तो जब हार्ट पे एक्युमुलेट होते हैं तो वहाँ पे ये कन्फ्यूजन कॉज करते हैं, साथ में नोज़ या वोमिटिंग हेडेक कॉज करते हैं और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एरिथमिया। जो हार्ट की रिदम्स है उसको वो इर्रेगुलर करता है। तो हमारे पास डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी जब हो जाए फिर इसको हम ट्रीट किस तरह करते हैं? ट्रीट करने के लिए हम इसको डिजॉक्सिन एंटीबॉडी देते हैं। जब हम डिजॉक्सिन एंटीबॉडी देते हैं तो ये क्या करता है? यही डिजॉक्सिन एंटीबॉडी जाके डिजॉक्सिन पे बाइंड होती हैं। डिजॉक्सिन जो हम ड्रग के फॉर्म में या मेडिसिन के फॉर्म में हम एडमिनिस्टर करते हैं तो प्लाज्मा में वो चले जाते हैं। प्लाज्मा में जब हम डिजॉक्सिन एंटीबॉडी देते हैं तो डिजॉक्सिन एंटीबॉडी जाकर डिजॉक्सिन के साथ मिल जाता है। जब डिजॉक्सिन के साथ मिल जाता है तो यह डिजॉक्सिन चूँकि ये हार्ट पे जाके एक्युमुलेट होता है तो वहाँ पे जो कार्डियक सेल्स होते हैं उनके साथ इंटरेक्शन से ये प्रिवेंट करते हैं। मतलब डिजॉक्सिन एंटीबॉडी डिजॉक्सिन को कार्डियक सेल के साथ इंटरेक्शन से बचाते हैं। तो जब वहाँ पे इंटरेक्ट नहीं होते तो ऑटोमेटिकली उसके जो साइड इफ़ेक्ट है वो न्यूट्रलाइज होगा। तो इसी तरह डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी को हम ट्रीट करते हैं। तो डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हमारे पास ये एक रेयर कंडीशन है तो इसके लिए जो हम ड्रग यूज़ करते हैं डिजॉक्सिन एंटीबॉडी ये ऑर्फन ड्रग्स कहलाते हैं इसको। फिर हमारे पास है एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स है और एक है नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। तो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हमारे पास वो ड्रग्स है जो कि आपको डॉक्टर ने बताए हैं। मतलब आप किसी डॉक्टर के पास चले जाते हैं, वो आप उसको अपनी कंप्लेंट बताते हैं तो इसके मुताबिक वो आपकी ट्रीटमेंट करते हैं। तो वो आपको मेडिसिन प्रोवाइड करती है और मेडिसिन लिखते हैं। वो मेडिसिन हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होती है क्योंकि डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब की है कि आपने ये कहानी है। लेकिन अगर आप खुद से कोई मेडिसिन खा लें, डॉक्टर ने नहीं बताया आपको और आप खुद से खा लें विदाउट द नीड ऑफ अ डॉक्टर, तो इसको हम नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स कहते हैं। मतलब अगर आप कोई हेडेक हो, हेडेक आ जाए या लेट्स सपोज़ आपकी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, तो आपको पता है कि मतलब टेम्परेचर के लिए हम पेनाडोल वगैरह ये चीज़ें हम खाते हैं ना, एंटीपायरेटिक्स जो भी हैं, एस्पिरिन वगैरह ये हम खाते हैं। तो आपने डॉक्टर से नहीं पूछा और आप डायरेक्ट चले जाते हो किसी फार्मेसी पे या किसी स्टोर पे आप चले जाते हो और उधर से आप वो ले लो। तो ये हमारे पास नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स में आती है। इसी तरह अगर हेडेक की बात करें तो इसमें हमारे पास डिस्परिन वगैरह ये हम खाते हैं। और डॉक्टर ने तो आपको नहीं बताया है लेकिन आपने खुद मतलब आपको एक अलामत आई है, इसकी एक सिम्पटम्स आई है तो आपने जाके वो अपने लिए ली है तो ये हमारे पास नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स कहलाते हैं। ये हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जो कि फार्माकोलॉजी के स्टार्ट में है और उनका जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हमारे पास एक अगला टॉपिक आता है जो कि ये भी बहुत छोटा-सा टॉपिक है, सोर्सेज़ ऑफ द ड्रग्स। सोर्सेज़ ऑफ ड्रग्स का मतलब ये है कि ड्रग्स जो हमें टैबलेट फॉर्म में या कैप्सूल फॉर्म में मिला है, ये किधर से हमें मिला है, किधर से हमने ये डिराइव किया है। तो इसको हम कहते हैं सोर्सेज़ ऑफ ड्रग मतलब वेयर ड्रग्स आर डिराइव्ड फ्रॉम, वेयर ड्रग्स आर डिराइव्ड फ्रॉम या ड्रग्स की हम ओरिजिन को हम सोर्सेज ऑफ ड्रग्स कहते हैं। मतलब ड्रग्स हमें किधर से मिला है? ड्रग्स हमें मुख्तलिफ सोर्सेज से मिल जाती हैं। हमारे पास इसमें नेचुरल सोर्सेज है, इसमें सिंथेटिक सोर्सेज है, इसमें सेमी सिंथेटिक सोर्सेज है, मिनरल सोर्सेज है,
इसी तरह हमारे पास सी से भी हम ले सकते हैं, मतलब जितनी भी समंदरी जो ऑर्गेनिजम्स है उधर से भी हम ले सकते हैं, समंदर में जितने भी प्लांट्स वगैरह ये पाए जाते हैं उधर से भी हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं नेचुरल सोर्सेज पे। नेचुरल सोर्स पे यहाँ नेचुरल सोर्सेज का मतलब ये है कि हमारे इन्वायरमेंट में जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं उधर से जो हमें ड्रग्स मिलती है तो उसको हम नेचुरल सोर्सेज कहते हैं। नॉर्मली 3 तरह की चीज़ें होती हैं जो कि एनवायरनमेंट में पाई जाती हैं नेचुरली। हमारे पास प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं और माइक्रोब्स होते हैं। तो प्लांट से जो इम्पोर्टेंट ड्रग है जिसको हम मॉर्फिन कहते हैं, मॉर्फिन हमारे पास जो पॉपी प्लांट होती है उधर से हमारे पास एक लिक्विड सा को चीज़ लिक्विड सब्सटेंस होता है जिसको हम ओपियम कहते हैं, पॉपी ओपियम। इससे हमारे पास ये मॉर्फिन हमें मिल जाता है। और ये मॉर्फिन हम किस लिए यूज़ करते हैं, तो ये मॉर्फिन हमारे पास पेन किलर है, मतलब ये एनर्जेसिक है। जब भी कोई पेन हो तो हम इसके लिए यही मॉर्फिन यूज़ करते हैं। सीवियर पेन के लिए हम मॉर्फिन यूज़ करते हैं और ये हमें किधर से मिलता है, पॉपी प्लांट से। तो ये प्लांट सोर्स से हम डिराइव करते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं एनिमल से। एनिमल से जो हम ड्रग यूज़ करते हैं वो हमारे पास है इंसुलिन। इंसुलिन हर किसी को पता है कि हम ये डायबिटीज़ मेलिटस में यूज़ करते हैं। शुगर बहुत ज़्यादा होता है, शुगर इंसुलिन शुगर को कम करते हैं। तो ये इंसुलिन हमें किधर से मिलता है, एनिमल से। एनिमल से हमारे पास स्टार्ट में इसकी जो प्राइमरी सोर्स होती है वो पिग्स थी और काउस थी। पिग्स की हमारे पास जो पेंक्रियास हैं, पेंक्रियास से हमें इंसुलिन मिलता था पुराने ज़माने में। लेकिन ये तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि मतलब हम पेंक्रियास को ही यूज़ करके और इंसुलिन उधर से हम ले लेते हैं ना, तो ये तो बहुत मुश्किल होते हैं। तो इसलिए आजकल हम इसको सिंथेटिक बनाते हैं। लेकिन नेचुरल सोर्स में एक एनिमल से हमारे पास इंसुलिन ये हमें मिल जाता था। और तीसरे नंबर पे नेचुरल सोर्सेज में आते हैं माइक्रोब से। माइक्रोब से हमारे पास पेनिसिलिन, जो कि हर किसी को पता है कि ये हमारे पास एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक जितनी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो इसके लिए हम वो यूज़ करते हैं। हमारे पास माइक्रोब से हम पेनिसिलिन डिराइव करते हैं और ये हम एंटीबायोटिक, ये एक एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ काम करता है। दूसरे नंबर पे है सिंथेटिक सोर्सेज। सिंथेटिक सोर्सेज का मतलब है कि हम लैब में केमिकल प्रोसेस के थ्रू एक ड्रग को प्रिपेयर कर दी, जिसमें हमारे पास पैरासीटामोल है, हमारे पास यही वो एंटी इन्फ्लेमेटरी वगैरह और एंटीपायरेटिक ये सब के लिए हम यूज़ करते हैं। तो हमारे पास जो लैब में यूज़ होते हैं ना, लैब में केमिकल प्रोसेस के थ्रू जो हम ड्रग यूज़ करते हैं तो उसको हम सिंथेटिक सोर्सेज कहते हैं। फिर हमारे पास आता है सेमी सिंथेटिक सोर्सेज। सेमी सिंथेटिक सोर्स का मतलब कि हम एक नेचुरल चीज़ ले आते हैं लैब में और लैब में हम फिर इस पे नेचुरल प्रोसेस के थ्रू इसको उसमें मॉडिफाई करते हैं। नेचुरल चीज़ को हम ले आते हैं लैब में और लैब में फिर उस पे हम कोई प्रैक्टिस करते हैं तो उसको हम मॉडिफाई करते हैं केमिकल प्रोसेस के थ्रू और इससे हमें एक सब्सटेंस मिल जाता है। और इसी तरह हम इसको कहते हैं सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक का मतलब कि ये कुछ नेचुरली और कुछ आर्टिफिशियली हम मिला के उससे जो हमें चीज़ मिल जाए तो उसको हम सेमी सिंथेटिक कहते हैं। तो नेचुरल चीज़ को हम, लेट्स सपोज इसका एग्जांपल है हमारे पास एमोक्सिलिन। एमोक्सिलिन हमारे पास क्या है, हम पेनिसिलिन से इसको ले आते हैं। पेनिसिलिन किधर से आया है, पेनिसिलिन हमने पढ़ा कि मतलब माइक्रोब्स, नेचुरल सोर्स है माइक्रोब्स, पेनिसिलिन उधर से हमें मिलता है। तो मेरी पेनिसिलिन तो ये तो नेचुरल सोर्स से हमें मिलता है। तो नेचुरल सोर्स को हम लेके जाते हैं लैब्स में, लैब में हम केमिकल प्रोसेस के थ्रू उसको मॉडिफाई करते हैं। तो जब हम मॉडिफाई करते हैं इससे एक नई चीज़ बनती है जिसको हम एमोक्सिलिन कहते हैं। एमोक्सिलिन हमारे पास ही फिर वो एंटीबायोटिक है और ये भी हमारे पास डिफरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ यूज़ करते हैं। अब हम एमोक्सिलिन क्यों बनाते हैं, मतलब हमारे पास तो पेनिसिलिन है जो कि एंटीबायोटिक के खिलाफ काम करते हैं, मतलब बैक्टीरिया के खिलाफ काम करते हैं, एंटीबायोटिक हैं। लेकिन एंटीबायोटिक हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक है वाइड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक और दूसरा जो है ना वो हमारे पास वो एक स्पेसिफिक स्पीशी के लिए हम यूज़ करते हैं। तो हमारे पास ये वाइड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, मतलब हम ये मुख्तलिफ बैक्टीरिया है उनके खिलाफ हम यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास लास्ट पे आता है मिनरल सोर्सेज। मिनरल सोर्सेज हमारे पास जो आयरन सप्लीमेंट्स है, हमारे पास आयरन सप्लीमेंट्स हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें एनीमिया हो। एनीमिया मतलब जब हमारे पास आरबीसी की कमी हो तो इसको हम एनीमिया कहते हैं। एनीमिया के लिए हम मुख्तलिफ आयरन सप्लीमेंट यूज़ करते हैं जो कि आरबीसी की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। आरबीसी फिर हमारे पास नॉर्मल लेवल पे आता है और एनीमिया क्लियर होता है। लेकिन अब आयरन सप्लीमेंट्स ये हमें किधर से मिलते हैं, हम मुख्तलिफ फूड्स खाते हैं। फूड्स में हुसूसन हमारे पास जो आयरन रिच फूड्स है वो हमारे पास है मीट और लिवर, हुसूसन लिवर। लिवर
आयरन रिच सोर्स है। तो हमारे पास मिनरल सोर्स में आयरन सप्लीमेंट्स आती है जो कि मुख्तलिफ फूड से हमें मिलते हैं। तो आज हमने जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है वो पढ़ लिए और साथ में हमने सोर्सेज ऑफ द ड्रग्स पढ़ लिए। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे रूट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये टॉपिक था आज तक के लिए। थैंक यू। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। दाखिया का 3 मिनट कट कर